हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब जो हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखिए, पिछले क्लास तक में हम लोग के पास सीटर्स का जो भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम था उसको डिस्कस कर चुके थे। वैसे तो कोई भी चैप्टर है वो कभी फिनिश नहीं होता, इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स जो है वो इनफाइनाइट है। मैंने कोशिश किया था कि आप में से जो भी बच्चे जो क्वेश्चन पूछे मैं उसको रिप्लाई कर सकूं। एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन का मैंने लिंक भी आपको भेज दिया था। हालांकि मैं आप लोग जैसा सजेस्ट करेंगे तो अलग से जो है उसमें जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसके लिए भी हम लोग कुछ क्लास अरेंज कर लेंगे। लेकिन आज जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो टॉपिक है वो उतना ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है जितना कि पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पास सीटर मिला करके था। और ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में भी आता है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है और बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को पकड़ भी पाते हैं एग्ज़ाम में कि हाँ ये मेरे कॉपी से ही आया हुआ, ये आसान प्रॉब्लम, मतलब ओवरऑल कहें तो ये इजी चैप्टर है। हाँ, इसी का एप्लीकेशन आगे जो मैग्नेटिज्म पोर्शन होगा, हालांकि उसको भी कुछ लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही शामिल कर लेते हैं, लेकिन जो मैग्नेटिज्म पोर्शन है ना वो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। उसके बाद 12th का सिलेबस बिल्कुल आसान हो जाता है, ऑप्टिक्स और मॉडर्न बच जाता है। लेकिन अभी तो हम लोग बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो सबसे पहले आप ये जानें कि करंट क्या है, करंट का डिफिनीशन क्या है। देखिए, करंट और इलेक्ट्रिक करंट ये दो डिफरेंट टर्म। करंट का मतलब होता है ना कंटिन्यूअस फ्लो, लगातार फ्लो कोई चीज़ का हो, जैसे पानी ही बह रहा है तो पानी का करंट हो गया, है ना। हवा का करंट हो गया, कोई ऑब्जेक्ट है उसका करंट हो गया। यानी आप एक तरह से बोल सकते हैं कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनीथिंग is called current of that thing। कोई भी चीज का जब कंटिन्यूअस फ्लो होता है तो उसको हम लोग उसका करंट बोलते हैं। तो कोई पूछे इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो बोलेंगे क्या continuous flow of electric charge, है ना। चार्ज का जब कंटिन्यूअस फ्लो, इलेक्ट्रिक चार्जेज लिख दिए, चार्ज का जब कंटिन्यूअस फ्लो हो तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चलो, अब इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट कैसे करें, किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज का फ्लो आखिर होता कैसे है ना, ये सब पे भी बात करेंगे। इसी में हम लोग बैटरी वगैरह सब डिटेल में पढ़ेंगे, ओम्स लॉ वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। पहले तो आइए करंट का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। सपोज कीजिए कोई कंडक्टर, वैसे देखें कोई भी कंडक्टर में करंट का जो फ्लो होता है जनरली ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स में ही मूवमेंट होता है, यानी जनरली जो है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के वजह से, मोशन के वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में एग्जिस्ट करता है। हाँ, पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं, लेकिन
नॉर्मल केसेज में वो इलेक्ट्रॉन के ही कंटिन्यूअस फ्लो होता है। अब आइए सपोज कीजिए इस कंडक्टर से जो है डेल्टा क्यू चार्ज, ठीक ना, सपोज करें चार्ज का कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा, तो डेल्टा क्यू चार्ज जो है डेल्टा टी टाइम में क्रॉस किया, तो आपसे पूछा जाए कि करंट कितना होगा, तो बोलेंगे जितना चार्ज का फ्लो हुआ उसमें से टाइम से डिवाइड करते, ठीक ना, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी आप बोल सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is defined as or measured as इलेक्ट्रिक करंट, ठीक, यानी कि डेल्टा क्यू चार्ज, इफ डेल्टा क्यू चार्ज passes through a given cross section in time delta t, then electric current can be written as, देखें इलेक्ट्रिक करंट आप क्या लिख सकते हैं, तो कितना चार्ज का फ्लो हुआ डेल्टा क्यू में टाइम से डिवाइड करते है ना, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, यही हो गया इलेक्ट्रिक करंट। आप चाहें तो इसको एवरेज इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं, ठीक ना, एक गिवन टाइम में कितना चार्ज क्रॉस किया उस चार्ज में टाइम से डिवाइड कर दिए, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन अगर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में कितना चार्ज क्रॉस किया और तब टाइम से डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट भी बोलते हैं, यानी कि हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं कि I इजकल टू, देखो स्टैंडर्ड मेथड है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और यहाँ लिख देते हैं एक मैथमेटिकल टर्म है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब कि जीरो टाइम, वेरी स्मॉल टाइम में जो चार्ज क्रॉस किया, इस क्रॉस सेक्शन को, है ना, क्रॉस सेक्शन समझते हैं ना, जैसे ये पेन है यहाँ से काट दिए, यही हो गया क्रॉस सेक्शन, तो इस क्रॉस सेक्शन से जो है वेरी स्मॉल टाइम में जो करंट चार्ज क्रॉस किया, तो उस चार्ज डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, इसी को हम लोग डी क्यू बाई डी टी भी लिखते हैं। यानी जब डी क्यू बाई डी टी बोल दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि आप इंस्टेंटेनियस करंट बोले या केवल करंट भी बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वर्ड नहीं भी लगाएं, इंस्टेंटेनियस करंट बोले और डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी किए तो इसको हम लोग एवरेज करंट बोल दिए, ठीक ना। यानी ये तो हम लोग समझ गए कि कोई भी कंडक्टर के थ्रू जब चार्ज का फ्लो हो तो किसी भी एक गिवन क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज क्रॉस किया और कितने टाइम में वो चार्ज क्रॉस किया, फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम कर दो, बस निकल गया इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, है कि नहीं। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। अब आपके माइंड में ये आएगा कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, माइंड में आएगा ये वेक्टर है, स्केलर है ना। अक्सर इस पर आप चर्चा सुनते हैं, तो ध्यान से देखें। पहले तो आप जानें, अगर इसके यूनिट का बात किया जाए तो चार्ज का यूनिट हम लोग कूलम बोलते हैं और टाइम सेकंड, कूलम पर सेकंड हुआ,
और इसी कूलम्ब पर सेकंड को ही हम लोग एम्पियर बोलते हैं ना। तो यहाँ लिख दे रहे हैं यूनिट जो है हो गया कूलम्ब पर सेकंड, जिसको हम लोग एम्पियर बोलते हैं और एम्पियर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और आप जब पढ़े थे यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर तो उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक करंट को भी रखा गया था। तो इसलिए इलेक्ट्रिक करंट अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसका जब डायमेंशनल इक्वेशन लिखेंगे, डायमेंशन लिखेंगे, तो एम्पियर के लिए ए या जनरली कैपिटल आई टर्म को यूज में लाते हैं। यही हो गया आई, ठीक ना। करंट के लिए डायमेंशनल इक्वेशन लिखते हैं तो कैपिटल आई हम लोग लिख देते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि करंट का डायरेक्शन किधर होगा। ये वेक्टर है कि ये स्केलर है, तो इसका डायरेक्शन भी होता है कि केवल मैग्नीट्यूड ही होता है? तो नहीं भाई, करंट में तो डायरेक्शन भी होता है ना। जैसे बोलेंगे 10 एम्पियर का करंट का फ्लो हो रहा और करंट इधर जा रहा, तो जाहिर है मैग्नीट्यूड भी हो गया 10 एम्पियर, इधर जा रहा, डायरेक्शन भी हो गया। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? तो जाहिर है उसको तो हम लोग वेक्टर बोलते हैं। लेकिन करंट के साथ कुछ तो दिक्कत है, जो हर बार जो पूछा जाता है बोलो करंट वेक्टर है कि स्केलर है। तो देखो, पहले तो बाद की बात है वेक्टर है कि स्केलर है। पहले तो कोई ये पूछ देना करंट का डायरेक्शन किधर होता है, तो कैसे पता करेंगे करंट के डायरेक्शन को लेकर के? तो सबसे पहले आप क्या करें कि अभी जो बतलाएं इसको लिख लें। तो आइए हम लोग पहले करंट के डायरेक्शन को समझते हैं, है ना। तो मान लीजिए कंडक्टर है, इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू डेल्टा क्यू चार्ज क्रॉस किया डेल्टा टी टाइम में, करंट तो बोल दिए डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। पूछा जाए करंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। पहले तो आप ये जाने कि पॉजिटिव चार्ज का जिधर फ्लो होगा करंट का डायरेक्शन उधर ही होता है। दूसरा बोले नेगेटिव चार्ज का जिधर फ्लो होगा करंट उसके अपोजिट में होगा। यानी अगर करंट का फ्लो इधर हो रहा है तो समझो इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, उसके उल्टा भाग रहा है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सब अपने मन से रख दिया गया करंट का डायरेक्शन। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। जैसे एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन जो ना है इसके अंदर में जिगजैग पाथ फॉलो करते, इससे टकराया इधर भागा इधर भागा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर गया इससे टकराया इधर गया, इस तरह से वो जिगजैग पाथ को फॉलो करते हुए चलता है। ठीक, यानी कि नॉर्मल वे में कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली इधर उधर मूव करते रहता है। तो अगर कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो जाहिर है कुछ इलेक्ट्रॉन इसके उल्टा भी जा रहा है, इधर भाग रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं कि लगभग जितना इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट में जा रहा है लगभग राइट से लेफ्ट में उतना ही आता है। इस तरह से नेट करंट हमेशा जीरो रहता है। लेकिन जब इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो बैटरी के हेल्प से प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक ना, ये सब हम लोग आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो ये बैटरी क्या किया ना, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। बैटरी क्या करता है, इस पूरे वायर में पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। तो थोड़ा सोचो तो
इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? तो आप मालूम है ना पिछले चैप्टर में क्या पढ़े थे कि भाई निगेटिव चार्ज का फ्लो किधर होता है? अब भाई इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगा? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो निगेटिव चार्ज पे उल्टा फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगाएगा। यानी अगर इसमें कुछ पॉजिटिव फ्री आयंस हो जो मूव करने के लिए अगर फ्री हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को इधर ले जाना चाहेगा, निगेटिव को इधर ले जाना चाहेगा। तो सबसे अच्छा डिफिनीशन तो ये है कि करंट का डायरेक्शन हमेशा किधर होता है? तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर होता है ना। इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब थोड़ा सोचो, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज तो उधर ही जाएगा, और जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है निगेटिव चार्ज उसके अपोजिट में जाएगा, है कि नहीं? तो इतना तो आप समझ गए कि करंट का डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि हम तीन तरीके से बोल सकते हैं। पहले तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड along the direction of electric field. Direction of electric field. Second, बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट is always directed opposite to the direction of flow of negative charge। यानी निगेटिव चार्ज का जिधर फ्लो होगा करंट का डायरेक्शन उसके अपोजिट में होगा, है ना। कारण कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो करंट इधर ही है, तो जाहिर है इलेक्ट्रॉन उल्टा भागे। यानी आगे से हमको ये स्टार्ट रखना है कि याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करेगा करंट उसके अपोजिट में होगा। अब चलिए थर्ड आप ये बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का अगर फ्लो हो रहा हो तो पॉजिटिव चार्ज का जिधर फ्लो होगा करंट उधर ही होगा। यानी बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट is always directed along the direction of flow of positive charge, है ना। चलिए यहाँ तक तो हम लोग सीख। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भाई करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड कितना हो गया? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और डायरेक्शन किधर होगा ये आपको पता है। तो जब मैग्नीट्यूड भी मालूम डायरेक्शन भी मालूम तब वेक्टर का तो डिफिनीशन यही ना होता भाई, जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। तो क्या इसको भी वेक्टर बोला जाए, है ना। तो पहले तो आप इसको लिख लें तब आगे समझाते हैं। तो चलो ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या भाई? एनालिटिकल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक करंट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। Magnitude and direction both, but it is not a vector quantity। Why? चलो भाई रहस्य तो खोल दिए कि वेक्टर तो नहीं।
तो क्यों नहीं वेक्टर? चलिए आइए देखें, याद करो तो एक बार वेक्टर के डिफिनीशन को। वेक्टर के डिफिनीशन में क्या पढ़े थे कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, साथ में वेक्टर एडिशन का जो रूल है उसको भी वो फॉलो करे। जैसे मान लो 1 मिनट के लिए इधर से I1 करंट आया, सपोज करो 5 एम्पियर, इधर से I2 करंट आया 4 एम्पियर। मान लो ये एंगल जो है थीटा है जो 60 डिग्री है, सपोज करो। तो सोचो इधर से 5 एम्पियर करंट, इधर से 4 एम्पियर करंट। थोड़ा 1 मिनट के लिए सोचो ना, 5 एम्पियर मतलब क्या हुआ? एम्पियर मतलब होता है कूलम पर सेकेंड। मतलब इस जंक्शन पॉइंट पे है ना, ये जो जंक्शन पॉइंट है, हर 1 सेकेंड में 5 कूलम चार्ज इधर से आ रहा है, अब 4 कूलम चार्ज इधर से आ रहा है हर 1 सेकेंड में। ठीक, कहा गया कि ये बतलाओ कि ये दोनों मिल करके अगर इधर से चल दिया, इसको I बोलते हैं, यानी I जो है वो रिजल्टेंट करंट हो गया। ठीक ना, ये दोनों मिल करके जो करंट दिया वो रिजल्टेंट करंट हो गया। तो सोचो ये दो वेक्टर अगर है, मान लो I1 और I2 अगर वेक्टर है सपोज करो, और इसके बीच का एंगल थीटा, तो उसके अकॉर्डिंग I का वैल्यू क्या होना चाहिए? मान लेते इफ I1 एंड I2 बी द टू वेक्टर्स, सपोज करो अगर ये वेक्टर है, तब रिजल्टेंट करंट क्या होना चाहिए? देन रिजल्टेंट करंट बोलेंगे ना, रिजल्टेंट करंट क्या होना चाहिए जी? तो भाई वेक्टर एडिशन का रूल है, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर 2I1 I2 कॉस थीटा। ठीक ना, यहाँ लिख दे रहे हैं रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। सोचो तो, अब थोड़ा बढ़िया से देखना है ना, 2I1 I2 cos थीटा। 1 मिनट के लिए ये 5 एम्पियर, ये 4 एम्पियर, इधर से आ रहा है 5 कूलम चार्ज और इधर से आ रहा है 4 कूलम चार्ज। समझो ऐसे कि अगर इधर से 5 आदमी दौड़ते आ रहा है और इधर से 4 आदमी दौड़ते आ रहा है और बीच का एंगल 60 डिग्री है, कोई कहेगा बतलाओ तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना होगा, आदमी कितना होगा? तो क्या बोलोगे? √5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 2 5 × 4 cos 60। ऐसा है क्या? बताओ तो, ये कभी पॉसिबल है जी? अरे 5 और 4 मिलकर तो 9 ही ना होगा। इधर से 5 कूलम चार्ज आ रहा है, इधर से 4 कूलम चार्ज आ रहा है, तो जाहिर है 5 कूलम और 4 कूलम मिलकर कितना हो गया? 9 कूलम। ये तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता, कम हो ही नहीं सकता है। चार्ज कंजर्वेशन का ऐसे रूल भी है, हर 1 सेकंड में इधर से 5 कूलम, इधर से 4 कूलम, तो इधर से 9 कूलम जाना है। लेकिन ये इक्वेशन क्या कह रहा है कि अगर थीटा बदल देंगे तो रिजल्ट बदल जाएगा। थीटा अगर 90 कर दिए तो ये cos 90, ये टर्म 0 हो गया, 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट जो है कितना आ गया? 25 प्लस 16 यानी कि 41 एम्पियर हो गया, अंडर रूट 41 एम्पियर। बतलाओ तो क्या ये पॉसिबल, इसका कोई मतलब हुआ? कोई कहे कि इधर से जो है 5 कूलम चार्ज आ रहा है, इधर से 4 कूलम चार्ज आ रहा है, बीच का एंगल 90 डिग्री है, बतलाओ तो टोटल चार्ज कितना हो गया? तो क्या बोल देंगे कि अंडर रूट 41। ऐसा नहीं ना बोल सकते हैं, 5 और 4 मिलके तो 9 ही, क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, वो तो अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है, तो वो तो स्केलर है। तो बोलेंगे क्या कि थीटा चाहे कुछ भी रखो,
5 एम्पियर और 4 एम्पियर मिल करके गारंटी है 9 एम्पियर ही होना है, उसको थीटा से कोई लेना देना नहीं है। यानी हम लोग ऐसे बोलेंगे, बट वी सी दैट, हम लोग ऐसा देखते हैं कि I का जो वैल्यू है वो I1 प्लस I2 के इक्वल है, मतलब कि 5 प्लस 4 9 एम्पियर के इक्वल है, उसको थीटा से कोई मतलब नहीं है। यहाँ लिख दे रहे हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो बोलेंगे ठीक है, इससे प्रूव्ड हो गया कि करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ना। इससे प्रूव्ड हो गया कि करंट वेक्टर अगर होता तब तो थीटा बदलने पे आई बदलना चाहिए था। यानी कि बोलेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फॉलो वेक्टर ट्रायंगल ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ट्रायंगल ऑफ एडिशन के रूल को फॉलो नहीं करता है, हेंस इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या बोलें, वेक्टर की स्केलर। तो हम लोगों को तो भाई देखो फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर स्केलर में ही बांट करके पढ़ना है, इसलिए हम लोग बोलेंगे हेंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हालांकि कभी कभी लोग टेंसर भी बोलता है, लेकिन आपको जो पढ़ना है उसमें बस क्वांटिटी को जो है ना 2 पार्ट में ही डिवाइड करना, वेक्टर और स्केलर। इसलिए आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर है कि स्केलर है, तो अब आप समझ चुके हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई पूछे करंट वेक्टर क्यों नहीं है, तो बोलेंगे करंट जो है वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो नहीं करता है, ठीक ना। इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन एडिशन रूल को फॉलो नहीं करने के कारण करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो चलिए इसको भी लिख लें। तो करंट का जो हम लोग डिफिनीशन सीखे ना, उसी पर बेस्ड 1-2 न्यूमेरिकल्स को बनाते हैं, फिर हम लोग आगे कंसेप्ट को सीखें। जैसे कह रहा द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड इन टाइम टी थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ठीक ना। कोई वायर के किसी क्रॉस सेक्शन से इतना चार्ज पास किया टी टाइम में, उसका वैल्यू दे दिया AT² BT प्लस सी। ए बी और सी जो है वो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट्स। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा कि बतलाओ कितना इलेक्ट्रिक करंट होगा टी टाइम पर। फाइंड इलेक्ट्रिक करंट एट टाइम टी, ठीक। और एक क्वेश्चन आपसे जनरली इसमें पूछा जाता है कि ए बी और सी का डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, ठीक ना। राइट डायमेंशनल इक्वेशन फॉर ए बी एंड सी, ठीक ना। ये डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए शुरू में बतला दे रहे हैं। अब देखिए इसके सॉल्यूशन को। देखिए चार्ज जो है टाइम के टर्म में जब इक्वेशन दिया हुआ और इलेक्ट्रिक करंट पूछ रहा है, समझो 2 क्वेश्चन इसमें है, तो ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। Q = AT² प्लस BT प्लस सी, तो dQ/dt इसी को डिफ्रेंशिएट करो, तो T² का डिफ्रेंशिएशन 2T और T का डिफ्रेंशिएशन 1, C कांस्टेंट है 0, तो करंट क्या हो गया 2AT प्लस B, यही आ गया इलेक्ट्रिक करंट, है ना। करंट इतना आ गया। अब टाइम का वैल्यू बदलते जाएंगे, करंट निकलते जाएगा कि नहीं, है ना। अलग अलग टाइम पे करंट अलग अलग हो। अब हम लोगों को डायमेंशनल इक्वेशन लिखना ए बी सी का, तो
वो तो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी जनरली पूछा जाता है। तो आप यूनिट डायमेंशन में पढ़े होंगे कि जो AT² का यूनिट डायमेंशन होगा वही BT का होगा, वही C का होगा, वही Q का, है ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़े होंगे, है ना। तो बोलेंगे क्या कि डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डायमेंशनली AT² इज इक्वल टू Q, तो ये क्या हो गया Q/T²। अब डायमेंशनल इक्वेशन पूछा जाए ए का, या डायमेंशन ही लिख दे रहे, डायमेंशन ऑफ ए। तो देखो Q जो होता है ना वो तो कूलम्ब है, जो एम्पियर सेकेंड आपको स्टार्ट में ही सिखाया गया था। I × T इसका डायमेंशनल इक्वेशन Q का, और T⁻², यानी कि I T⁻⁻1। फिर हम लोग इसी तरह से बोल सकते हैं कि डायमेंशनली ना, डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से BT भी इक्वल होगा Q के, जो BT का यूनिट डायमेंशन होगा वही Q का होगा, यानी B हो गया Q/T। तो जाहिर है डायमेंशनल इक्वेशन B का पूछा जाए, डायमेंशन ऑफ B, तो आप समझ रहे हैं ये है I × T एम्पियर सेकेंड बाई T, तो ये तो I हो गया। अब चलिए, और C का तो डायरेक्ट हो गया Q के इक्वल। बोलेंगे फिर डायमेंशनली C जो है वो किसके इक्वल हो गया जी, तो Q के। तो बोलो तो डायमेंशन ऑफ C क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ C Q तो होता है I × T, तो जाहिर है I × T हो गया, है ना। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए पहले आप इसको लिख लें। सपोज कीजिए एक क्वेश्चन कहा गया, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ वायर इज 5 एम्पियर। ठीक ना, कोई वायर है जिसमें 5 एम्पियर के करंट का फ्लो हो रहा है। ये 5 एम्पियर का मतलब क्या हुआ, 5 कूलम्ब/सेकेंड, यानी कोई भी क्रॉस सेक्शन से अगर आप देखेंगे तो 1 सेकेंड में 5 कूलम्ब चार्ज जो है वो क्रॉस कर रहा है। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन में ऐसे कहेगा, फाइंड अमाउंट ऑफ, ठीक ना, अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन 4 सेकेंड। बतलाओ 4 सेकेंड में कितना चार्ज क्रॉस किया, है ना, कितना चार्ज क्रॉस किया। अब सपोज सेकेंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग पर सेकेंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। कह रहा है कि बतलाओ 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेगा। ठीक, देखिए एकदम डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप बात को समझ रहे हैं तो बस उंगली पे आप जवाब दे दें। सोचो हर 1 सेकेंड में 5 कूलम्ब चार्ज क्रॉस कर रहा है, तो बतलाओ तो 4 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 20 कूलम्ब हो गया कि नहीं, डायरेक्ट पता चल गया। या मेथड से भी बनाएंगे तो जानते हो ना, I होता है ΔQ/ΔT। I दिया हुआ है 5 एम्पियर, तो देखो ना ΔQ I × ΔT हुआ क्या, यानी करंट में टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना चार्ज का फ्लो हुआ पता चल गया नहीं। यानी कि I देखो पहले कितना है, तो 5 एम्पियर ΔT 4, यानी आंसर हो गया 20 कूलम्ब चार्ज, यही ना हो गया। यानी कि कोई भी क्रॉस सेक्शन से हर 4 सेकेंड में 20 कूलम्ब चार्ज पास करेगा। यानी एक बात तो आप समझ लें
कि जब करंट का वैल्यू फिक्स हो, 5 एम्पियर है तो फिक्स वैल्यू है ना, बदलने वाला नहीं है, तो फ्लो ऑफ चार्ज पूछे ना, सीधे आई में टाइम से मल्टीप्लाई करते। लेकिन यही अगर आई वेरिएबल होता, ठीक ना, यहाँ पर देखिए, अगर आई बदलने वाला होता फॉर वेरिएबल करंट, तो वेरिएबल करंट होगा और तब फ्लो ऑफ चार्ज पूछेगा, तो इसी को आई डी टी करेंगे इंटीग्रेशन, डेल्टा टी की जगह क्या लिख देते हैं, डी टी, और इंटीग्रेट करेंगे, ठीक ना। जैसे याद कीजिए फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है ई डॉट आर, वेरिएबल है ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए सब काम करते हैं। वैसे ही आई अगर कांस्टेंट है, आई इंटू टाइम करो, सीधे चार्ज निकल जाएगा, और अगर आई वेरिएबल हो तो वहाँ पे जो है इंटीग्रेशन मेथड को फॉलो करना पड़ता है। आइए क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखें। सेकेंड पार्ट में कह रहा कि अगर करंट 5 एम्पियर है तो प्रत्येक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा है ये बतलाओ। अच्छा ठीक है। अच्छा करंट का डिफिनीशन क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितना चार्ज पास किया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी एक सेकंड में कितना चार्ज पास किया, यही ना, रेट का मतलब यही ना, पर सेकंड कितना चार्ज पास किया, तो पर सेकंड जो चार्ज पास किया उसी को हम लोग करंट बोलते। तो थोड़ा सोचो तो, एक सेकंड में अगर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन पास किया तो करंट कितना, तो जितना चार्ज क्रॉस किया, चार्ज जितना पास किया, तो 10 इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज, तो 10 इंटू ई। तो अगर मान लो, ध्यान से देखो यहां लिख रहे हैं, इफ n इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग द एनी क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड, अगर मान लो कोई वायर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से पर सेकेंड n इलेक्ट्रॉन अगर क्रॉस करे तो करंट कितना, तो बोलेंगे एक सेकंड में जितना चार्ज पास करता उसी को तो करंट कहते हैं। तो n इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, तो n इंटू ई, यानी बस समझ लो I इजकल टू फॉर्मूला हो गया n इंटू ई। लेकिन यहाँ n का मतलब क्या है, n का मतलब है एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया किसी भी क्रॉस सेक्शन को। अगर 10 इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा है पर सेकंड तो 10 में इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, बस करंट निकल जाएगा। यानी इसको एज ए फॉर्मूला यूज करना है। देखो एक बात समझा दें, कुछ लोग फॉर्मूला तो याद कर लेते हैं लेकिन दिक्कत क्या हो जाता है, वो n का प्रॉपर मतलब नहीं समझते। किसी से पूछोगे ना n क्या है, तो कह देता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई कह देता है नहीं हम तो एक जगह पढ़े थे n लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी। n क्या है, तो कोई कहेगा हम तो एक जगह पढ़े थे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो जितना भी बोल रहा है ना सब सही बोल रहा है, अलग अलग जगह n का मतलब अलग अलग है। लेकिन इस फार्मूला में n क्या है, अगर ऐसा आप कुछ बोले जो अभी मैं बोला था तो वो बिल्कुल गलत है। n क्या है इस फार्मूला में, तो बोलेंगे कि एक सेकंड में जितना इलेक्ट्रॉन किसी भी क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेगा उसी को हम n बोले। तो सोचो क्वेश्चन में कह रहा फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग पर सेकंड, यानी हर एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेगा ये पूछ रहा है। तो सोचो n ही पूछ रहा है और i क्वेश्चन में कितना दे दिया है 5, n पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन कितना 1.6 10 टू दी पावर -19। देखो तो n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा 5 डिवाइडेड बाई 1.6 10 टू दी पावर -19 है ना। 10 टू दी पावर -19 को ऊपर ले जाओ तो +19 हो गया, उसमें से एक जीरो को इधर ला दो तो ये 50 हो गया है ना। तो देख लो तो ये कितना हो गया जी। अच्छा खैर एक स्टेप पहले लिख लेते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 1.6 10 टू दी पावर +19 है ना। अब चलो इसी में 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, 50 डिवाइडेड बाई
1.6 है ना, देखो यहाँ पे सॉल्व करते रहे तो कितना हो गया जी, 50 डिवाइडेड बाई 16 हो गया 10 टू दी पावर 19, ठीक ना, देखना यहाँ माइनस न रहे। बस अब इसको क्या, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25/8 10 टू दी पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स, इसको सॉल्व करो कितना हुआ 3.125 10 टू दी पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इसको, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या दिमाग लगाना है। करंट दे दिया है 5 एम्पियर, पूछ रहा है 4 सेकंड में कितना चार्ज पास करेगा, तो 5 एम्पियर माने 5 कूलम पर हर 1 सेकंड में 5 कूलम चार्ज पास कर रहा है, तो ये बतलाओ 4 सेकंड में कितना, 5 × 4 कर दिया तो चार्ज पता चल गया। अब चलो ये जो क्वेश्चन है 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन पास किया, तो सोचो ना 1 सेकंड में 5 कूलम चार्ज पास किया तो 5 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तब 5 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10 टू दी पावर -19, ये तो डायरेक्ट समझ गए। हाँ, एक फार्मूला बतला दिए कि अगर n इलेक्ट्रॉन पर सेकंड पास करता है तो करंट का फार्मूला होता है n × E, I = n × E, समझ गए। तो ये अब अभी इसको याद रखना, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसा मिलेगा उसमें बोलेगा कि इफ 2 × 10 टू दी पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग पर सेकेंड देन फाइंड इलेक्ट्रिक करंट, तो बस आपको n दिया हुआ है, इससे मल्टीप्लाई कर लेना। तो चलिए इसको पहले लिख लें। देखें, ये क्वेश्चन है कि द करंट थ्रू अ वायर डिपेंड्स ऑन टाइम एज I = I0 + αt, मतलब ये जो करंट है ना वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अलग अलग टाइम पे करंट का जो वैल्यू है वो अलग अलग है ना, टाइम बढ़ेगा करंट का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। I0 दिया हुआ है 10 एम्पियर और अल्फ़ा दिया हुआ है 4 एम्पियर पर सेकेंड। I0 और अल्फ़ा का वैल्यू दे दिया। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द चार्ज क्रॉसिंग थ्रू अ सेक्शन ऑफ द वायर इन 10 सेकेंड। ये बतलाओ 10 सेकेंड में कितना चार्ज जो है ना वो क्रॉस किया किसी क्रॉस सेक्शन के। देखो पिछले क्वेश्चन में भी वही पूछा गया था कितना चार्ज क्रॉस किया, लेकिन वहाँ मेरे को एक सुविधा था, अभी बोले थे ना डेल्टा Q = I × डेल्टा T। अगर I का वैल्यू फिक्स है, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, फ्लो ऑफ चार्ज निकल जाएगा। लेकिन यहाँ I का जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं, तो उस केस में कैसे बनाएंगे, अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जब करंट वेरिएबल हो तो इंटीग्रेशन I/dt हम लोग करते हैं, ठीक ना, इंटीग्रेशन I/dt। अब थोड़ा देखना बात को, I कितना है जी, तो I का वैल्यू है I0 + αt, है ना, I0 + αt dt। और कितने टाइम में फ्लो ऑफ चार्ज पूछ रहा है, 10 सेकेंड में, यानी इंटीग्रेट करना है 0 to 10। I0 का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, वैल्यू तो दिया हुआ है ही, ऐसा करते हैं 0 to 10 इंटीग्रेट करना है। I0 कितना दिया हुआ है जी, तो 10, अल्फा है 40 dt, देख लें। बस अब इसी को सॉल्व कर देना, इतना तो आसान है। तो कितना हो गया जी, 10 dt + 4 t dt इंटीग्रेशन। डायरेक्ट भी कर सकते हो, इतना दिमाग नहीं। 10 dt का इंटीग्रेशन t, 4 t dt, t पे पावर 1 इंटीग्रेशन t²/2, है ना, 0 to 10। बस डेल्टा Q कितना, तो 10t + 2t², 0 to 10। तो डेल्टा Q हुआ क्या, जहाँ जहाँ t है वहाँ 10 लिखो,
और जहाँ t है लोअर लिमिट 0 लिखो, तो जाहिर है 10 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 स्क्वायर तो 0 ही होगा। देख लो तो ये डेल्टा क्यू कितना आ गया, 100 प्लस 200 यानी 300 कूलम, यही ना हो गया, 300 कूलम, यही आंसर। तो ये तो समझ गए आप कि जब भी करंट कांस्टेंट हो, फ्लो ऑफ चार्ज पूछे तो करंट में टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर करंट वेरिएबल हो तब क्या करेंगे कि आप इसको इंटीग्रेट करें। तब तक लिख लें इसको। तो हम लोग करंट का जो डिफिनीशन वगैरह पढ़े थे उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो सिखा दिए, जिससे कि अब आगे फिर हमको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए हम लोगों को आगे इसमें जो सीखना है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। इसी में हम लोगों को आगे सीखना है ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज। थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ढेर पोटेंशियोमीटर है, मीटर ब्रिज, बहुत सारे कंटेंट हैं, लेकिन चैप्टर बहुत ही आसान है। तो अभी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाना पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि थोड़ा सा लंबा पार्ट है और ऑलरेडी लेक्चर ज़्यादा देर का हो चुका है। तो ऐसा करते हैं कि एक आपको कुछ ज़रूरी इसमें जो कंसेप्ट है कुछ सिखा रहे हैं, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, इस करंट से ही रिलेटेड है। जैसे सपोज कीजिए वाटर का करंट है ना, नदी में वाटर का फ्लो हो रहा, चलिए वाटर का फ्लो हो रहा। सपोज कीजिए यहाँ रिवर का जो विड्थ है ना बहुत ज़्यादा है, चौड़ाई यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये बतलाओ करंट ज़्यादा कहाँ होगा, रिवर में करंट ज़्यादा कहाँ होगा, क्रॉस सेक्शन ए पर या क्रॉस सेक्शन बी पर। तो जो जनरली आम बोलचाल के भाषा में लोग कह देता है कि भाई देखो यहाँ पे जो है ना पानी बहुत तेजी से जा रहा है। ऐसे भी देखना नदी में जहाँ पे चौड़ाई कम होता है ना वहाँ वाटर का फ्लो फास्ट होता है। तो कोई कहता देख रहे कितना ज़्यादा करंट है, और यहाँ बहुत कम करंट है, यहाँ बहुत ज़्यादा करंट, अक्सर बोलता है लोग। लेकिन जानते हो वो जो आम बोलचाल का भाषा है उसमें करंट को वेलोसिटी से लोग रिलेट कर लेता है, मतलब बहुत तेजी से जा रहा है तो बोलते हैं करंट ज़्यादा। जबकि सही बात ये है कि करंट अलग टर्म है, वेलोसिटी अलग टर्म। करंट का मतलब हुआ रेट ऑफ फ्लो, मतलब एक सेकंड में कितना वाटर निकला, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट बोलते हैं। कितना एक सेकंड में चार्ज क्रॉस किया वो इलेक्ट्रिक करंट हो गया, कितना एक सेकंड में वाटर क्रॉस किया वो हो गया वाटर का करंट। यानी कि अगर कोई पूछे रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर ज़्यादा कहाँ पर है, बी पर है कि ए पर, तो कोई कहा बी पर है, तो बोलेंगे मान लो वो कहना ये चाह रहा कि बी पर है 100 लीटर पर सेकेंड और ए पर है 50 लीटर पर सेकेंड। तो थोड़ा सोचो कितना विचित्र हो जाएगा, एक सेकेंड में 50 लीटर वाटर यहाँ इंटर कर रहा है और यहाँ हर एक सेकंड में 100 लीटर वाटर निकल रहा है। बोलो प्रैक्टिकली संभव है? ये नदी रहा, ये पानी बनाने का मशीन बन गया कि इधर से एक सेकंड में 50 लीटर डालो और 100 लीटर निकाल लो। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। यानी कि बोलेंगे कि देखो यहाँ इसका विड्थ कम है, चौड़ाई कम है, तो ये तेज गति से निकल रहा है, लेकिन अगर यहाँ 50 लीटर पर सेकंड निकलेगा तो यहाँ भी 50 लीटर पर सेकंड ही निकलेगा, लेकिन यहाँ धीरे धीरे भी जाएगा। तो चूंकि एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा वाटर इंटर कर पाएगा स्लो मोशन में ही, लेकिन अगर उतना ही वाटर को यहाँ से निकलना होगा तो उसको फास्ट निकलना पड़ेगा। समझे क्या? यानी कि हम लोग बोलेंगे कि कोई भी कंडक्टर हो जिसका थिकनेस कहीं ज़्यादा हो कहीं कम हो, तो करंट का जो वैल्यू है हर जगह सेम होता है। अच्छा, कभी ऐसा सुने हो क्या कि ये भाई यहाँ से तो 100, मान लो 1 मिनट, कोई वायर है, यहाँ 100 एम्पियर करंट और यहाँ 50 एम्पियर करंट, यानी बीच में से करंट क्या लीक कर गया, कहीं साइड चला गया क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता है।
यानी ये एग्जाम्पल इसलिए सिखा रहे हैं कि नोट में इस बात को याद रखना है कि वायर का थिकनेस चाहे जैसा भी हो, कहीं पे थिकनेस ज़्यादा हो या कहीं कम हो, हर क्रॉस सेक्शन पे इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो सेम रहेगा, वो थिकनेस से उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक ना। यानी कि बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक करंट इन अ पर्टिकुलर वायर remains constant at all cross sections. It does not depend on its area of cross section। मतलब कहीं थिकनेस अगर ज़्यादा है कम है तो उससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी सिंगल वायर अगर होगा तो उसके प्रत्येक क्रॉस सेक्शन पे करंट का वैल्यू सेम होगा। आप इस तरह से भी फिगर बना करके सोच सकते हैं। ऐसा भी वायर हो तो यहाँ अगर आई करंट है तो यहाँ भी करंट आई ही होगा, हर क्रॉस सेक्शन पे ही करंट सेम हो। तो ठीक है, मैं इसको और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा करके इसको मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, करंट डेंसिटी के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में, ठीक ना। फिर उसके बाद आगे का सिलेबस करेंगे। तब तक आप इसको कंटिन्यू करें और ठीक से पढ़ें। धन्यवाद।